जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों अभी हम लेकर आ गए जीके क्लास, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों सॉइल चैप्टर, जिसको मिट्टी या मृदा भी बोलते हैं हिंदी में। ये पार्ट 1 होगा जिसमें हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, और पार्ट 2 भी इसका आएगा जिसमें दोस्तों हम लोग करने वाले इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। आप लोग को पता है कि ये जो चैप्टर है दोस्तों इंडियन नेवी, एमआर, एसएसआर, कोस्ट गार्ड, डीवी के अंदर पढ़ना है। बाकी आप लोग अदर एग्जाम की तैयारी करते हो और आपके एग्जाम में सॉइल चैप्टर पढ़ना है तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी होगा, क्योंकि इसमें हमने बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के सारे चीज़ को पढ़ाया है। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर अच्छे से देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसका पार्ट 2 बन जाता है 50 क्वेश्चन वाला, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग जाके ज़रूर पार्ट 2 को भी ज़रूर देखिएगा। और उसके अलावा ये पीडीएफ आप लोग को बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगा। कैसे पीडीएफ को लेना है फ्री में, वो इस वीडियो के बीच में या अंत में आप लोग को बता देंगे, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास को आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए, सबसे पहले ये हम लोग का सॉइल चैप्टर है, मिट्टी चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों कि मिट्टी आखिर होता क्या है। मिट्टी बोलो या मृदा बोलो, दोनों एक ही नाम है। तो मिट्टी या मृदा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जमीन पर दानेदार कणों वाली पतली परत मृदा या मिट्टी कहलाती है। जैसे कि आप देखे होंगे, आपके घर के आसपास जमीन होगा, ठीक है, और जमीन पर देखे होंगे दानेदार जो कणों वाली जो होती है ना पतली परत, उसी को क्या बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि मिट्टी का जो निर्माण होता है ना वो कैसे होता है। तो ये अनेक प्रकार के खनिजों, पौधों, गैस, पानी और जीव जंतुओं के अवशेषों से हुआ है किसका, मिट्टी का निर्माण। अब देखो कि मृदा में अलग प्रकार के क्या होते हैं, कण पाए जाते हैं। मिट्टी में क्या पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो इसमें 4 प्रकार के कण पाए जाते हैं। एक तो क्ले पाया जाता है जिसको बोलते हैं मृतिका या चिकने कण, दूसरा सिल्ट जिसको बोलते हैं गाद, और तीसरा पाया जाता है सैंड जिसको बोलते हैं बालू, और चौथा पाया जाता है ग्रेवल जिसको बोलते हैं बजरी। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ समझ लो कि ये तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, गाद जो होता है थोड़ा मोटा 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 होता है, बालू तो आप लोग को पता है, देखे होगा, बजरी होता है कंकड़ कंकड़ टाइप के होते हैं, और चिकने कण जो आप लोग को पता है कि मतलब पूरा प्लेन टाइप का जो मिट्टी होता है उसको बोलते हैं। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब देखो कणों के आकार से इनका क्रम क्या है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कणों के आकार से इनका क्रम क्या होगा, तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए मेरे भाई, पहले आएगा क्ले आता है, फिर सिल्ट आता है, फिर सैंड आता है, फिर ग्रेवल आता है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे क्या होती है, चिकनी होती है, उससे थोड़ा सा फिर ये बालू हो जाता है, फिर ये कंकर हो जाता है, बजरी एक तरह से। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा नीचे, और नोट में देखो क्या कहा गया है, जिस कण का आकार जितना छोटा है उतना पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है, तो सबसे अधिक जल सोखने की क्षमता मृतिका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मृतिका लिखा है, मृतिका जिसको क्ले बोलते हैं, क्ले की होती है। कहने का मतलब ये है कि जो सबसे ज़्यादा छोटा, यानी कि मृतिका जो होते हैं चिकना होता है, ठीक है, तो ये क्या करेगी, सबसे ज़्यादा क्या करती है, पानी सोखने की इसके अंदर क्षमता होती है, किसके अंदर, क्ले के अंदर, मृतिका के अंदर। ठीक, अब देखो कि आगे जो हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई, ह्यूमस पढ़ेंगे। ह्यूमस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी जो है ना ह्यूमस, ये हमारे जो आगे जो भी पढ़ेंगे मिट्टी, उसमें बहुत यूज होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ह्यूमस आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले देखो कि पेड़ पौधे, पत्ते और सूक्ष्म जीवों के अपघटन, डिकम्पोजिशन जिसको बोलते हैं, से जो कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मटेरियल निर्मित होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। ठीक है, तो आगे देखोगे यहाँ पर, जैसे देखो गाढ़े भूरे या काले रंग का कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, यह भारतीय मृदा में कम मात्रा में पाया जाता है। ह्यूमस जो है भारत की जितनी मिट्टी है उसमें बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अलग अलग प्रकार, अलग अलग मृदा में ह्यूमस की मात्रा जो होती है अलग अलग होती है। ह्यूमस मिट्टी में नमी, मॉइस्चराइजर को बनाए रखने का काम करता है। ठीक, अब हम लोग नीचे आएंगे, उससे पहले एक बार फिर से समझ लो ह्यूमस क्या है। ह्यूमस नॉर्मल भाषा में समझो ना, तो जैसे पेड़ पौधे जो भी चीज़ है, सूक्ष्म जीव जो भी है, उसका अपघटन होता है और उसी से क्या होता है, ह्यूमस बनता है, बस नॉर्मल है। अब देखो यहाँ पर आगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको ICAR बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उन्होंने मिट्टी को रंग और संरचना के आधार पर 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 8 भागों में बांटा है। अभी 8 भागों को जानते हैं कौन कौन से हैं, मिट्टी के नाम 8। ठीक है, उससे पहले देखो कि ICAR का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग जानो कि ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म दोस्तों इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च होता है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। अब देखो कि 8 भागों में
किनको किनको बांटा गया है। तो सबसे पहले देखोगे तो पहला जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, दूसरा हम लोग का काली मिट्टी हो गया, फिर लाल एवं पीली मिट्टी होता है, लेटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पिटमय मिट्टी और वन मिट्टी। ये टोटल 8 भागों में बांटा गया मेरे भाई, किसके द्वारा? तो ये बांटा गया है ICAR के द्वारा, मतलब कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा ये बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में, जिसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। सबसे पहले देखो कि इस मिट्टी को दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे दोमट मिट्टी का और अन्य नाम क्या है वो दे दिया जाएगा ऑप्शन में, ये होगा या ये होगा, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा। बाकी आप लोग पार्ट 2 देखोगे तो उसमें किस तरह से क्वेश्चन बनेगा आपको आइडिया लग जाएगा। इसमें बताएंगे तो क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी है और पूरा आज ही हम खत्म करने वाले इस थ्योरी को। अब देखो कि दोमट मिट्टी में ना देखो 40% बालू पाया जाता है, क्ले जो है 40% पाया जाता है और 20% जो है ना गाद पाया जाता है। और इसी से क्या होता है, एक तरह जो जलोढ़ मिट्टी है या दोमट मिट्टी है उसका निर्माण होता है। अब देखो यहाँ पर कि यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए जलोढ़ मिट्टी को अन्य मिट्टी के तुलना में कम उर्वरकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। या काम नहीं होगा, कम होगा, कम उर्वरकों की क्या होगी, फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है। यानी कि सबसे जो भारत में उपजाऊ मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, आप लोग को याद रखना है। देखो दोमट मिट्टी देश के कुल क्षेत्र के 40% भाग को ढके हुए है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर इसी प्रकार की मृदा पाई जाती है। यानी कि इंडिया के अंदर आप लोग देख रहे हो जितने भी मतलब मिट्टी है ना, उसमें से 40% जो है ना भाग, ये सिर्फ और सिर्फ दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी बोल लो, ठीक है, वो कवर किया हुआ है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पर कि यह मिट्टी भारत के पंजाब से असम तक के विशाली मैदान के भाग के साथ साथ नर्मदा नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी घाटियों में फैली हुई है। मतलब तटीय मैदाने और उत्तर भारत के मैदानों में इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है। यानी कि दोमट मिट्टी का जो विस्तार है मेरे भाई, वो पंजाब से लेकर असम के बीच में, और एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि तटीय मैदान जो भी होता है ना, और उत्तर भारत के जो भी मैदान हैं उनमें इसका क्या है, दोमट मिट्टी का पूरा रूप से विस्तार हो रखा है, ठीक है। अब देखो कि इस मिट्टी में पोटास उसके बाद आप लोग देख सकते हो पोटास हो गया, यहाँ पर चूना हो जाएगा, चुनावनी चूना, ठीक है, चूना, फास्फोरिक एसिड की प्रचुर मात्रा होती है। पर नाइट्रोजन और देखो ह्यूमस, जिसको हम ऊपर में आप लोगों को बताए थे ह्यूमस क्या होता है, आ गया ना, यहाँ पर ह्यूमस की क्या होती है, कमी पाई जाती है। किसमें, दोमट मिट्टी में। देखो यह मिट्टी धान चावल की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। साथ ही इस मिट्टी में गेहूं, गन्ना, कपास, फल, सब्जियां की भी खेती होती है दोमट मिट्टी के अंदर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो जलोढ़ मिट्टी के कितने प्रकार है, या दोमट मिट्टी वही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना आप लोग। देखो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं। एक तो नई जलोढ़ मिट्टी जिसको हम लोग खादर मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है, या खादर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हम लोग का हो जाएगा पुराने जलोढ़ मिट्टी, जिसको बांगर मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। अब खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी होता क्या है वो चीज़ को आप लोग समझिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि खादर मिट्टी क्या होता है। देखो इस प्रकार की मिट्टी नदी के निकट पाई जाती है और हर साल बाढ़ के कारण मिट्टी की नई परत का जमाव होता रहता है, और बारीक गाद की अधिकता के कारण खादर की जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, और इस प्रकार की मिट्टी को हमेशा उर्वरकता बनी रहती है। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, खादर मिट्टी वैसा मिट्टी को बोलते हैं, जब आप लोग देखते होगे मेरे भाई गांव में क्या आता है, बाढ़ आ जाता है, तो बाढ़ आने से क्या होता है, पानी आता है, और पानी के साथ साथ आपको पता है कि मिट्टी भी आता है। तो वही जो मिट्टी जो होगा बाढ़ आने के बाद जो मिट्टी होता है, वो मिट्टी जो होता है वो खादर मिट्टी होता है, ठीक। अब वो खादर मिट्टी जो होता है मेरे भाई, उसमें जो होता है ना मेरे भाई, उर्वरकता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, उसमें उर्वरकता क्षमता इस मिट्टी में। अब आप जानते हैं बांगर मिट्टी किसको बोलते हैं। देखो बांगर मिट्टी जो है मेरे भाई, इस प्रकार की मिट्टी नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर पाई जाती है, और इस मिट्टी की उर्वरता कम होती है। बांगर मिट्टी जो होती है वो नदी के साइड में नहीं पाया जाएगा, ठीक है, ये बाढ़ नहीं आता है, उस एरिया से बहुत दूर रहता है, और इसमें जो होता है उर्वरकता क्षमता बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बांगर मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा बांगर मिट्टी और यहाँ पर खादर मिट्टी किसको बोलते हैं। अब चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग काली मिट्टी। हम लोग का जो जलोढ़ मिट्टी था वो पूरा ऊपर क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है, या दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी तीनों बोलते हैं, इसी का नाम है, ठीक है। तो वो खत्म। काली मिट्टी के बारे में जानते हैं, ब्लैक सॉइल के बारे में जानते हैं। देखो
काली मिट्टी को कई नाम से जानते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा रेगर मिट्टी या रेगूर हो जाएगा, ठीक है, वही हुआ, ठीक है। मिट्टी जो है हो जाएगा। उसके बाद कपास की मिट्टी भी इसको बोलते हैं, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी बोलते हैं, और उसके बाद आप लोग देख सकते हो लावा मिट्टी भी किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मेरे भाई। तो इन नाम को भी आप लोग को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई। जैसे कि काली मिट्टी का नाम पूछेगा कि अन्य नाम क्या है, उसमें एक ऑप्शन में ये देगा और बाकी कुछ और, जैसे कि जलोढ़ मिट्टी का नाम अलग था, दोमट मिट्टी दे देगा, कछारी मिट्टी दे देगा, इनमें से कोई नहीं। तो इस पर आप लोग को टिक लगाना पड़ेगा। जब आप लोग पार्ट 2 में देखोगे क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, तो उसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग का क्लियर हो गया पूरा अच्छे तरीके से कि इसका अन्य नाम क्या क्या है। अब चलिए हम लोग आते हैं थोड़ा सा नीचे और जानते हैं काली मिट्टी का जो निर्माण है वो कैसे होता है। तो देखो कि इसका जो निर्माण है ना, ज्वालामुखी विस्फोट से निकला लावा जब जम जाता है, मतलब चट्टानों में बदल जाता है, तब इन बेसाल्ट लावों की चट्टानों में अपक्षय मतलब कि टूट फूट से होता है, और इसीलिए इसे लावा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि काली मिट्टी का जो निर्माण होता है ना, ज्वालामुखी के विस्फोट से जो लावा निकलता है और जम जाता है, और उसका क्या होता है, चट्टान में फिर बदलता है। उसका बेसाल्ट लावे की चट्टानें क्या होता है, वो अपक्षय होकर टूट जाता है, ठीक है। टूट के जो मतलब कि मिट्टी बनता है ना, उसी को काली मिट्टी बोलता है, ठीक है, नॉर्मल भाषा में। और लावा मिट्टी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ज्वालामुखी विस्फोट से निकलता है, ठीक है, इसलिए इसको लावा मिट्टी भी बोलते हैं। अब हम लोग नीचे आते हैं और समझते हैं यह मिट्टी दक्कन ट्रैप के ऊपरी भाग में विशेष रूप से गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। यानी काली मिट्टी पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कहाँ कहाँ पाई जाती है, और काली मिट्टी जो है ना सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो इस तरह से भी आप लोग याद रख सकते हो। आगे देखो कि दक्कन के पठार के अलावा मालवा के पठार में भी काली मिट्टी पाई जाती है। यानी कि दक्कन के पठार पे तो ये काली मिट्टी पाई जाती ही है, लेकिन उसके अलावा मालवा के पठार पे भी काली मिट्टी पाई जाती है। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे। काली मिट्टी का रंग जो होता है वो काला रंग होता है। वो किसके कारण होता है, तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। अब देखो यहाँ पर आगे बात करते हैं। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है, इसलिए इसे कपास की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो आगे हम बात करते हैं यहाँ पर। यह मिट्टी बहुत ही महीन कणों से मतलब मृत्तिका से बनी होती है, जिसके कारण इसमें पानी सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है और लंबे समय तक इसमें नमी बनी रहती है। इसलिए काली मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, जिसके कारण इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि काली मिट्टी जो होती है महीन कणों से बनती है, जिसको मृत्तिका भी बोलते हैं महीन कण वालों को, तो उससे बनती है। और काली मिट्टी जो होता है पानी सोखने में बहुत माहिर होता है। इसमें पानी सोखने की क्षमता जो है बहुत अधिक होती है, और काली मिट्टी में देखोगे तो नमी बने रहता है। क्यों? क्योंकि ये पानी अधिक सोखता है, और इससे सिंचाई की आवश्यकता भी क्या होती है, में कम होती है। और ये जो होता है स्वतः मतलब कि जुताई वाली मिट्टी भी इसको इसलिए कहा जाता है। ठीक, आगे चलिए यहाँ पर देखोगे तो इस मिट्टी में नाइट्रोजन ह्यूमस की नमी जो होती है, ह्यूमस की जो कमी है वो पाई जाती है। ठीक है, और प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यानी प्रायद्वीपीय भारत जो भी होता है, प्रायद्वीपीय भारत जो हो गया महाराष्ट्र हम लोग का हो गया, ठीक है, यहाँ पर आप लोग नाम देखे होंगे। ठीक है, ये देखो इसी को प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मतलब साउथ के जो भी हो गया ना, गुजरात हो जाए, तो प्रायद्वीपीय भारत के अंदर आते हैं। ठीक, तो प्रायद्वीपीय भारत में इसकी जो होती है काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब अगला यह हमारा जो काली मिट्टी है यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे मेरे भाई लाल मिट्टी और पीली मिट्टी, रेड एंड येलो सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। देखो इस मिट्टी का निर्माण कायांतरित सेल जिसको बोलते हैं मेरे भाई मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं कि टूट फूट से होता है। अब देखो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो क्या होता है, तो पृथ्वी के 3 या 4 सेल होते हैं, उसी में का एक ये प्रकार है। ठीक है, तो उसी के क्या होता है, टूट फूट से क्या होता है मेरा भाई, लाल और पीली मिट्टी का निर्माण होता है। इस प्रकार की मिट्टी में लोहा और सिलिका की जो मात्रा होता है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद देखो लाल मिट्टी दक्कन के पठार, ठीक है, दक्कन के यहाँ पर दक्कन के पत्थर नहीं होगा, यहाँ पर पठार कर देना, ढक्कन के पठार, ठीक है, मिसटाइप है यहाँ पर, के पूर्व और दक्षिण में पाई जाती है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, नागालैंड में प्रमुख रूप से पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। सबसे ज़्यादा जो लाल मिट्टी है ना वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, आप लोग याद रखिएगा। अब आगे हम बात करते हैं लाल मिट्टी का जो रंग लाल होता है वो जो होता है किसके कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है।
उसके बाद देखो कि यार जब यह मिट्टी जल को सोखती है, मतलब जलयोजित अवस्था में, यह जो है पीली दिखाई देती है। लाल मिट्टी जब पानी को क्या करती है, अपने अंदर सोखती है ना, तो यह फिर कैसा रंग दिखाई देती है, पीली दिखाई देती है, इसलिए इसे पीली मिट्टी भी बोलते हैं। अब देखो कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की जो मात्रा है कम होती है, यह प्रायः बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। लाल मिट्टी में कोई भी खेती वेती नहीं होता, एक तरह से बंजर भूमि है, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। यह मिट्टी बजरी युक्त, बलुई और छिद्र युक्त होती है, इसलिए यह बाजरे की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होते हैं। यानी कि बाजरा का जो खेती होता है ना लाल मिट्टी में, वही हो सकता है, बाकी कुछ भी उतना होता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होता, कुछ कुछ फसल उग जाते हैं लाल मिट्टी के अंदर भी। यह मिट्टी आलू और फलों के लिए भी उपयुक्त होती है। आलू उलू भी हो सकता है लाल मिट्टी के अंदर, लेकिन ज़्यादा बंजर होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लाल मिट्टी हम लोग का खत्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे लेटराइट मिट्टी के बारे में। देखो कि इसे मखरली मिट्टी भी कहते हैं। किसको मेरे भाई? लेटराइट मिट्टी को मखरली मिट्टी भी कहते हैं। लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ध्यान रखिएगा, निच्छालन जिसे लीचिंग बोलते हैं के कारण इस मिट्टी का क्या होता है मेरे भाई? निर्माण होता है। आगे देखिए, यहाँ पर यह मिट्टी गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी और सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है। यानी लेटराइट मिट्टी देखोगे तो आप लोग क्या है, जब उसमें गीली हो जाएगी तो वो लिप 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 दिखेगी, लेकिन सूख जाएगी तो एकदम ईंट की तरह कठोर हो जाएगी वो मिट्टी। ठीक, आगे देखो, यहाँ पर लेटराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा भरपूर होती है, और लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही इसका रंग जो होता है मेरे भाई लाल होता है। ठीक, यानी कि लेटराइट मिट्टी का रंग जो होता है वो लाल जो होता है वो किसके कारण होता है? लौह ऑक्साइड के कारण होता है। अब देखो, इस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी पाई जाती है, क्योंकि ज़्यादा वर्षा के कारण ह्यूमस जल में घुल के मिट्टी की निकली परतों में चला जाता है। यह मिट्टी मुख्यतः कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित राज्यों में पाई जाती है, जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में मेघालय में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी में भाई? लेटराइट मिट्टी। ठीक है, ज़्यादातर लेटराइट मिट्टी जो है केरल राज्य में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। अब हम लोग नीचे आते हैं। देखो, यह मिट्टी प्रायः कम उर्वरकता वाली होती है, फिर भी उर्वरकों का उपयोग कर इसमें कपास, चाय, कॉफ़ी, काजू, गन्ने की खेती की जा सकती है। यह मिट्टी चाय, इलायची और काजू के लिए बहुत उपयुक्त होती है। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की लाल लेटराइट मिट्टी काजू की फसल के लिए बहुत उपयुक्त होती है। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको बताया ही हूँ कि केरल में मतलब जो होता है लेटराइट मिट्टी की मतलब बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और वहाँ पर काजू की फसल बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो इन सब जगहों पर। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे लवणीय मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग का लेटराइट मिट्टी खत्म हो चुका है। देखो, लवणीय मिट्टी जिसको सलाइन सॉइल बोलते हैं। देखो, जब मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो मिट्टी जो होती है वो लवणीय हो जाती है। मिट्टी में नमक की मात्रा खराब अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम और शुष्क जलवायु एरिड क्लाइमेट के कारण बढ़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। अब देखो कि शुष्क जलवायु के बारे में बहुत बच्चे को पता नहीं होगा, शुष्क जलवायु होता क्या है। तो शुष्क जलवायु जो होता है, कहने का मतलब ये है कि उस क्षेत्र जहाँ साल भर में मतलब कि 250 मिलीमीटर से कम वर्षा हो, मतलब इतना से कम वर्षा होता है ना, तो उसी को बोलते हैं शुष्क मतलब कि जलवायु वाला क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा होगा तो वो शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र नहीं होगा। ठीक, आगे देखिए, लवणीय मिट्टी को रेह, उसके बाद ऊसर, कल्लर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पर लवणीय मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है। भारत में सबसे ज़्यादा लवणीय मिट्टी जो है गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। गुजरात में समुद्र भी है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है? लवणीय मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आगे देखिए, यहाँ पर लवणीय मिट्टी के बाद देखो शुष्क मिट्टी। अगला, लवणीय मिट्टी हम लोग का खत्म हो गया। शुष्क मिट्टी, देखो शुष्क मिट्टी जो होता है एरिड सॉइल होता है, और इस मृदा का रंग लाल होता है। यह मिट्टी दिखने में बलुई और प्रकृति में लवणीय होती है। इस नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है, साथ ही ह्यूमस और नमी की कमी होती है इसमें। इस प्रकार की मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, तो शुष्क जो मिट्टी है वो कहाँ पाया जाता है मेरे भाई? राजस्थान में, वो भी पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, अब देखिए,
नीचे आते हैं और उसके बाद हम लोग का जो है शुष्क मिट्टी खत्म हो चुका है। जो जो इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ो, ठीक। अब पर्वतीय मिट्टी के बारे में जानते हैं, माउंटेन सॉइल के बारे में जानते हैं। देखो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में इस तरह की मृदा पाई जाती है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, तो ये हिमालय में पाया जाएगा इस तरह की मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी में कंकड़ एवं पत्थर की मात्रा अधिक होती है, और उसके बाद पर्वतीय मिट्टी में पोटास, फास्फोरस एवं चूने की क्या होती है, कमी होती है। पहाड़ी क्षेत्र में खास करके बागानी कृषि होता है, जिसमें कि चाय अधिक मात्रा में क्या होता है, उगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग करते हैं बात, तो पहाड़ी क्षेत्र में ही झूम खेती भी होती है। झूम एक प्रकार की क्या है, खेती है, ठीक है। तो झूम खेती होता है जिसको बर्न फार्मिंग बोलते हैं, और झूम खेती जो होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा नागालैंड स्टेट में होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है मेरे भाई, ठीक। आगे देखो यहाँ पर कि झूम खेती, बहुत बच्चे को पता नहीं हो कि झूम खेती होता क्या है, तो वो चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि झूम खेती क्या होता है। जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है और उस भूमि पर खेती की जाती है, इसके पश्चात उस भूमि को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ठीक है। जिस पर कुछ सालों के बाद पुनः पेड़ पौधे उग जाते हैं, तब जंगली भूमि को साफ करके कृषि के लिए नई भूमि प्राप्त की जाती है। कहने का मतलब ये है, झूम खेती में नॉर्मली ये होता है कि पहले तो आप लोग क्या करो कि उस पर खेती कर लो, खेती करने के बाद फिर आप लोग का जो खेत होगा वो उसको छोड़ देते हैं, उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि वो मतलब कि उसमें उर्वरकता रहती नहीं, उस पर कुछ भी बोएंगे नहीं होगा। फिर कुछ सालों बाद देखते हैं कि उस पर खुद जंगल वंगल उग जाता है उस खेत में, ठीक है। जब जंगल वंगल देखते हैं कि उग जाता है, तो फिर उस जंगल को काट वाट के और फिर उस पर क्या करते हैं, खेती करते हैं दोबारा से, तो उसी को क्या बोलते हैं, झूम खेती बोलते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गरम मसाला की खेती होती है। यानी कि अगर गरम मसाला की सबसे ज़्यादा खेती जो होती है कहाँ पर, तो वो पर्वतीय क्षेत्र में होती है, ठीक है। वो खत्म हो गया हम लोग का मेरे भाई, कौन सा मिट्टी अभी हम लोग पढ़ रहे थे, पर्वतीय मिट्टी, ये खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे पीटमय मिट्टी। पीटमय मिट्टी के बारे में जानते हैं मेरे भाई। देखो पीटमय मिट्टी, जिसको पीटी सॉइल बोलते हैं, यह दलदलीय मिट्टी और जैविक मिट्टी भी इसको कहते हैं। किसको, पीटमय मिट्टी को। यह मिट्टी भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाई जाती है। जैव पदार्थ की अधिकता के कारण मिट्टी में ह्यूमस और जैव तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। यह मिट्टी गाढ़े काले रंग की होती है। यानी कि मिट्टी किस तरह की होती है, गाढ़े काले रंग की होती है। भारत में दलदली मिट्टी का क्षेत्र कौन कौन सा है मेरे भाई, तो वो केरल है, उत्तराखंड है, पश्चिम बंगाल है में पाए जाते हैं दलदली मिट्टी। इस मिट्टी का सबसे बड़ा गुण है कि इसमें जीवाश्म की प्रचुरता जो होती है, मतलब कि होती है, ठीक है, इसमें जीवाश्म की प्रचुरता, और इसी कारण इस मिट्टी को क्या बोलते हैं, जैव मृदा भी बोलते हैं। किस मिट्टी को, तो यहाँ पर पिटमय मिट्टी को, ठीक है, जिसको दलदली मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखो, अब हम यहाँ पर हमारा जो हो गया आठों मिट्टी जो हो गया ना, वो कंप्लीट हो गया। 8 मिट्टी के बारे में पढ़ना था, 8 भाग में बांटा गया था, 8 मिट्टी को मैंने कंप्लीट करा दिया पूरा डिटेल में पढ़ा के, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी में है जो आप लोग को पढ़ना है, वो अभी हम पढ़ाएंगे। उससे पहले आप लोग को बता दें, इसका PDF आप लोग को बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा मेरे भाई। इसके PDF के लिए एक मैं क्या करूँगा मेरे भाई, एक ग्रुप मैं क्रिएट करूँगा। तो टेलीग्राम को सबसे पहले आप लोग ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, फटाफट से जाओ ज्वाइन कर लेना। इस क्लास से खत्म होने के बाद @SJ Study या लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक। वहाँ पे आप मुझे मैसेज करना, आपको वहाँ पर PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। लेकिन आपको उसके लिए एक काम करना क्या पड़ेगा, मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करेगा इस PDF के लिए। तो सेकंड चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, फटाफट से जाओ सेकंड चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो। इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल फ्री में। यही पेड बैच चलाते हैं बड़े बड़े यूट्यूब चैनल, और फिर आप लोग उसी से पैसे दे के पढ़ते हो, लेकिन फ्री में हम करें तो इतना तो आप कर ही सकते हो, हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करो, वहां पर एक वीडियोस देख लेना और कमेंट कर देना, आपको PDF पूरा फ्री में दूंगा मेरे भाई, ठीक है। चलो इतना कर लेना, PDF के लिए यही चीज़ है, ठीक है। तो जाकर फटाफट से सब्सक्राइब करो सेकंड चैनल को। चलिए अभी क्लास को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। देखो देश में मिट्टी का विस्तार का क्रम है, सबसे ज़्यादा जो मिट्टी है ना वो जलोढ़ मिट्टी है हमारे देश में, और सबसे टॉप पर यही रहने वाला है। 15 लाख वर्ग किलोमीटर है जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद लाल या पीली मिट्टी हो जाएगा, यहाँ पर 6.5 लाख जो हमारे देश में वो लाल या पीली मिट्टी। उसके बाद काली मिट्टी आती है 5 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद जो हमारा लेटराइट मिट्टी 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर आता है। तो ये हमारा क्या है मेरे भाई, देश में मिट्टी का विस्तार क्रम बताएं, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी है देश के अंदर, वो चीज़ आप लोग को बताएं। अब देखो नोट में याद रखना कि भारत में सभी मशीन जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है, ठीक है। आप उसके बाद है कि पर काली मिट्टी में कुछ मात्रा में जैविक पदार्थ की उपस्थिति होती है। आप देखो कि यहाँ पर भारत में सभी
मशीन है, यहाँ पर मशीन मिस्टाइप हो गया, यहाँ पर मिट्टी लिख लेना, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, मिट्टी कर देना, ठीक। मिट्टी, देखो भारत में सभी मिट्टी में जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है, लेकिन काली मिट्टी एक ऐसा है मेरे भाई जिसमें कि क्या पाया जाता है, जैविक पदार्थ की उपस्थिति होती है, ठीक। अब देखो कि मिट्टी जो है अम्लीय है या क्षारीय है, इसका कैसे पता लगाएंगे। कुछ मिट्टी अम्लीय भी होती है, कुछ मिट्टी क्षारीय भी होती है, तो उसका पता लगाने के लिए अभी हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अम्लीय मिट्टी के बारे में जानेंगे, फिर क्षारीय मिट्टी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अम्लीय मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। देखो एसिडिक सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। देखो जब मिट्टी की पीएच मान 7 से क्या होता है, 7 पीएच मान से कम होती है तो वो क्या होता है, मिट्टी अम्लीय होगा। यानी कि मिट्टी का जो पीएच मान होगा 7 से अगर कम होगा तो वो क्या होगा, मिट्टी अम्लीय मिट्टी होगी, ठीक है। और अम्लीय मिट्टी अधिक वर्षा वाले स्थान पर पाई जाती है, यानी कि जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होगा वहाँ पर ही अम्लीय मिट्टी पाई जाएगी। अम्लीय मिट्टी में अम्लता करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि मिट्टी में अम्लता को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, चूने का प्रयोग किया जाता है। अब देखो कि अम्लीय मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है जब पानी का निकास अच्छा हो, इसलिए पर्वतीय ढालों पर इसे उगाया जाता है, ठीक है। यानी कि चाय बागानों का जो है ना, मतलब कि उसको पर्वतीय ढालों पर क्या किया जाता है, उगाया जाता है। किसके लिए मेरे भाई, अम्लीय मिट्टी क्या होता है, चाय बागानों के लिए उपयुक्त होता है, इसलिए। अब आगे हम लोग क्षारीय मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। देखो क्षारीय जो मिट्टी होता है मेरे भाई, जिसको अल्कलाइन सॉइल बोलते हैं, वो जो होता है मेरे भाई, उसका अगर पूछा जाए कि उसको कैसे पहचानेंगे क्षारीय मिट्टी को, तो देखो क्षारीय मिट्टी का जो पीएच मान जो होता है ना, वो 7.2 से क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्षारीय मिट्टी बोलेंगे। क्षारीय मिट्टी कम वर्षा वाले स्थान पर पाई जाती है, यानी कि जहाँ कम वर्षा होगा ना वहाँ पर क्या होता है, क्षारीय मिट्टी पाया जाता है। अब देखो कि मिट्टी में क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। चूना का तो किया जाता था अम्लीय को कम करने के लिए, लेकिन क्षारीय को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा क्षारीय मृदा जो है कहाँ पाया जाता है, तो यूपी में पाया जाएगा सबसे ज़्यादा क्षारीय मृदा, ठीक। अब एक चीज़ नोट कीजिएगा कि देखो सामान्य जो भूमि होता है उसका पीएच मान 6 से 7 होता है, और सामान्य फैसले नहीं होगा, यहाँ फसले हो जाएगा, ठीक है, मिस्टाइप है, इसको सही कर लीजिएगा। सामान्य फसलें इसी पीएच मान में उगती है, ठीक है। यानी कि 6 से 7 के बीच में ही है, तो वहाँ पर क्या किया जा सकता है, फसल को उगाया जा सकता है, पीएच मान इतना है तो। अब देखो कि बात करते हैं, ये तो हो गया मृदा अपरदन के बारे में बात करते हैं, सॉइल इरोजन के बारे में बात करते हैं। देखो मृदा अपरदन के कारण बहुत सारे चीज़ होते हैं, ठीक है। अभी तो वो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, मृदा अपरदन के बारे में। देखो मृदा अपरदन सबसे पहले जानते हैं क्या है। देखो मृदा क्षेत्र में वनस्पति न होने के कारण प्राकृतिक कारणों चलते जब मृदा खंडित हो, टूट टूट कर बह जाती है, इसी को मृदा अपरदन कहते हैं। यानी कि मिट्टी का अपरदन जो होता है मेरे भाई, वो कैसे होता है, वो चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो वो समझ लो कि मृदा क्षेत्र में जो वनस्पति, जो पेड़ पौधे, उस सब का कटाई वटाई जो होता है, उससे क्या होता है, मृदा मतलब मिट्टी में खंड होता है, और मिट्टी जो होता है टूट टूट कर क्या होते हैं, बह जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन बोलते हैं। मृदा अपरदन के बहुत सारे कारण है। यहाँ पर देखो मृदा अपरदन के सबसे पहले देखो कि तीव्र मूसलाधार बारिश, यानी कि बहुत तेजी से अगर होता है मेरे भाई बारिश, तो उसमें भी मृदा अपरदन होगा। वनों की कटाई के कारण भी मृदा अपरदन होता है। झूम कृषि, जो हम ऊपर में आपको बताया झूम कृषि कैसे होता है, उसके कारण भी मृदा अपरदन होता है। तीव्र वायु का चलना, उससे भी होता है। वैज्ञानिक कृषि या अत्यधिक सिंचाई और उर्वरक का उपयोग करने से भी क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। खुदाई हो गया, सड़क निर्माण हो गया, बांध निर्माण हो गया, इससे भी क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। तो ये कारण है। अगर पूछा जाए कि मृदा अपरदन के क्या कारण है, निम्न में से बताएं, तो ये ऑप्शन आपको जरूर होंगे। अब देखो मृदा अपरदन के प्रकार भी होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है असफल अपरदन। क्या है, असफल अपरदन के बारे में पढ़ते हैं। तो असफल अपरदन जो होता है वो क्या होता है, देखो तो जब वर्ष की, यहाँ पर हो जाएगा वर्षा, हो जाएगा वर्ष लिखा है ना, यहाँ पर वर्षा कर लेना आप लोग, ठीक है, वर्षा, यहाँ पर मिस्टाइप है, ठीक है। जब वर्षा की बूंद जब सीधे मिट्टी पर गिरती है, तब मिट्टी के कण मुख्य भूमि से अलग हो जाती है, इसे ही असफल
अपर्दन कहते हैं। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, देखे होंगे कि जमीन है, उसके बाद क्या हुआ, वर्षा हुआ, अब वर्षा के बूंद क्या होता है, सीधे मिट्टी पर गिरती है, और मिट्टी पर गिरती है तो मिट्टी के जो भी कण होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब कि ज़मीन से अलग होते हैं, और जब अलग होकर वो बह जाते हैं पानी के साथ, तो उसी को क्या बोलते हैं, असफल अपर्दन बोलते हैं मेरे भाई। अगला देखिए, उसके बाद दूसरा है परत अपर्दन, सीट इरोजन। सीट इरोजन में होता है मेरे भाई क्या है कि मृदा की ऊपरी परत के अपर्दन को परत अपर्दन कहते हैं। यह अपर्दन समतल भूमि पर मूसलाधार वर्षा के बाद होता है। इसमें मृदा का दिखना आसानी से दिखाई नहीं देता है, पर यह बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि मिट्टी के सूक्ष्म और अधिक उर्वरक जो परत है जाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है मेरे भाई, परत अपर्दन में ये होता है कि जब देखोगे बहुत तेज बारिश आता है, एकदम मूसलाधार बारिश आता है, और मूसलाधार बारिश के साथ साथ क्या होता है, मिट्टी दिखेगी भी नहीं और वो आसानी से चली जाती है, और ये बहुत हानिकारक होता है मिट्टी के लिए मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि इसमें मिट्टी के जितने भी सूक्ष्म कण होते हैं, ठीक है, और वो जो होते हैं, और अधिक उर्वरक जो होते हैं परत, वो सब दह के क्या होता है, चल जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, परत अपर्दन कहते हैं। अगला है रील अपर्दन। रील अपर्दन में मूसलाधार वर्षा होता है, और उसके कारण मृदा जो होता है, मृदा की जो कमजोर परत का हटना और कठोर मृदा में नालियों का बनना रील अपर्दन कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप लोग मूसलाधार वर्षा होता है, मृदा कमज़ोर हो जाता है, मिट्टी कमज़ोर हो जाती है, मिट्टी का परत, उसके बाद वहाँ से वो हटने लगती है, और कठोर मृदा यानी कि वहाँ पर क्या होगी, एक कठोर मृदा यानी कि हार्डनेस, यहाँ पर नालियाँ, मतलब नाली नहीं बन जाता, वर्षा होती देखे होगी नाली टाइप का बन जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, रील अपर्दन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अगला जो है हम लोग का अवनालिका अपर्दन, गिल्ली इरोजन। इसमें क्या होता है, जब सतही बल की मात्रा बढ़ती जाती है और ढलानों पर जल का वेग भी बढ़ता जाता है, जिसके कारण धराएं यहाँ पर चौड़ी हो जाएगा। ठीक है, चौड़ी नहीं है, चौड़ी होकर अवनालिका में बदल जाती है, और आगे जाकर अवनालिका बड़े बड़े खड्डों में परिवर्तित हो जाती है, जो कि 50 से 100 फीट तक गहरे होते हैं। जैसे कि आपने रील अपर्दन में देखा कि जब वर्षा होता है तो एक गड्ढे टाइप की बना लेते हैं, तो इसी को क्या करता है मेरे भाई, यहाँ पर आप लोग देखोगे अवनालिका में इसी को, और मतलब कि जब वर्षा होता है तो यहाँ पर बड़ा बड़ा 50 से लेकर 100 फीट तक के गड्ढा हो जाता है वर्षा के कारण है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अवनालिका अपर्दन। तो इस तरह से क्या होता है मेरे भाई, मतलब कि मिट्टी का अपर्दन होता है, मृदा अपर्दन होता है। अब आगे देखो, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि चंबल घाटी क्षेत्र में जो खड्डा का निर्माण होता है अवनालिका अपर्दन के कारण होता है। ठीक है, ऐसे भूमि कृषि योग्य नहीं होती है। मतलब सोचेंगे कि मेरे भाई अवनालिका अपर्दन हुआ है, उस जमीन पर बहुत बहुत गड्ढा है, और वहाँ पर हम सोचेंगे कृषि कर ले, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आगे देखो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश की एक जिला है मेरे भाई, कौन सा जिला, मुरैना जिला में चंबल और अन्य नदियों के अवनालिका अपर्दन के कारण भूमि बंजर हो गई है। यानी कि वहाँ की भूमि जो है ना बिल्कुल बंजर है, वहाँ पर कुछ भी चाहेंगे हम उगाना तो बहुत न मात्रा में उगा पाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भारत के कौन से ऐसे मतलब कि स्टेट के ज़िले हैं जहाँ का भूमि जो है बंजर है अवनालिका अपर्दन के कारण, तो मुरैना जिला। ठीक है, आप याद रखना। देखो, मृदा अपर्दन के प्रतिक्रियाओं का क्रम, मतलब कि मृदा अपर्दन जो होता है वो किस टाइप से होता है, उसमें सबसे पहले कौन सी मतलब कि मृदा अपर्दन में होता है, तो सबसे पहले स्फाल अपर्दन होता है, फिर परत अपर्दन, फिर रील अपर्दन, फिर अवनालिका अपर्दन होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, मृदा का अपर्दन होता है। ठीक है, आप देखो आगे हम लोग करते हैं मृदा संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मृदा का संरक्षण कैसे करना है, मिट्टी की संरक्षण कैसे करना है, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखो, भारत में मृदा अपर्दन को कुछ प्रमुख उपाय द्वारा कम किया जा सकता है। काम है यहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है, कम किया जाए, मृदा अपर्दन को हम कम कर देंगे तो मृदा का क्या कर लेंगे हम लोग, संरक्षण कर लेंगे। ठीक है, तो उसको कैसे करना है, सबसे पहले मृदा अपर्दन को कम, तो मृदा अपर्दन को कम करने के लिए सबसे पहला काम आप लोगों को करना पड़ेगा मेरे भाई, वृक्षारोपण करना पड़ेगा। दूसरा कि बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बांधों का निर्माण करना पड़ेगा। उसके बाद पशु चारण को नियंत्रित करके, उसके बाद फसलों की अदला बदली कर उन्हें उगाने से, और झूम कृषि पर नियंत्रित करके। एक ही फसल उगाओगे जमीन में तो नहीं होगा, वहाँ पर क्या करो, अलग अलग प्रकार की वहाँ पर खेती करना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं मेरे भाई, मृदा संरक्षण कर सकते हैं। तो ये मृदा अपर्दन, मृदा संरक्षण के बारे में हम लोग अभी पढ़ ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि देखो, दलहनी फसल जो होता है, ठीक है, उसके बारे में जानो कि दलहनी फसल जो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भरपूर मदद करती है।
जैसे कि चना हो गया, मूंग हो गया, अरहर हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली, मटर, उड़द, इन फसल से मिट्टी में उर्वरक क्षमता बनती है। ठीक है, अब देखो कोई ऐसा मिट्टी है जहाँ पर कुछ उग नहीं रहा है और वहाँ पर खेती करते हो एक ही फसल और अच्छा नहीं होता है, तो वहाँ पे आप लोग क्या ट्राई करो मेरे भाई, चना, मूंग, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, मटर, उड़द, इन सबको करोगे ना तो वहाँ जो भी जमीन है उसका क्या होगा, उर्वरक क्षमता बढ़ेगा, और उर्वरक क्षमता बढ़ेगा तो वहाँ पर कृषि बहुत अच्छा खासा होने वाला है। और ये सब कुछ सब किसके कारण होता है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारण होता है। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो मेरे भाई, प्रकृति में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो वातावरण से सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, वातावरण से क्या करते हैं, सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और इसके रूपांतरण उपयुक्त जैविक युग में करते हैं और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे बोलते हैं वो चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो हम अभी जान गए मेरे भाई नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया के बारे में जान गए। अब देखो ये पढ़ लिए और इसी के साथ हमारा जो मिट्टी चैप्टर है उसका थ्योरी जो है फाइनली समाप्त हो गया। ठीक है, अब देखो इसका जो होगा मेरे भाई पार्ट 2 आएगा जिसमें कि हम लोग करेंगे 50 क्वेश्चन को, और ये 50 के 50 क्वेश्चन जो होंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे सभी एग्जाम के लिए, न कि नेवी, एमआर, एसएसआर, कोस्ट गार्ड, डीवी के लिए, सब एग्जाम में काम आएंगे। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है मेरे भाई। अगर मजा आ गया क्लास देखिए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दो मेरे भाई, इस वीडियो को शेयर कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो, और कुछ नहीं चाहिए। और बाकी क्लास दूसरा जरूर देख लेना, ऐसी वीडियो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे, जाकर फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से ये सारे इतना पीडीएफ है मेरे भाई, लिखते लिखते हाथ खराब हो जाएंगे। अगर पीडीएफ आप लोग को मिल जाते हैं तो आप लोग को बहुत ज़्यादा सही रहने वाला है। तो पीडीएफ उन्हीं को मिलेगा जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, कमेंट करेगा, उनको लिंक दूंगा वहाँ पे और फिर वो ज्वाइन हो जाएंगे टेलीग्राम पर और उनको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगा। अभी से लेकर कंटिन्यू जितने भी चैप्टर है ना सारे के पीडीएफ आप लोग को फ्री में मिल जाएंगे, बस ये काम कर दोगे तो। ठीक है, तो जाओ, कुछ नहीं लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करने में लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।